भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं होता, बल्कि सामाजिक क्रांति की शुरुआत होता है। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। वे केवल भारतीय संविधान के शिल्पकार नहीं थे, बल्कि समानता, न्याय और मानवाधिकार के सबसे बड़े योद्धा थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियां भी उस व्यक्ति को रोक नहीं सकती जिसके भीतर शिक्षा की आग और आत्मसम्मान की ज्वाला जल रही हो। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के सैन्य छावनी नगर महो में हुआ, जिसे आज डॉक्टर आंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और शिक्षित व्यक्ति थे। उनकी माता भीमाबाई सकपाल धार्मिक और संस्कारी महिला थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, पर शिक्षा को महत्व दिया जाता था। हालांकि उनका जन्म ऐसे समाज में हुआ जहां जाति के आधार पर भेदभाव सामान्य बात थी। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन में उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। कोई शिक्षक उन्हें पास से छूता नहीं था। कई बार उन्हें स्कूल में पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था, क्योंकि चपरासी अनुपस्थित रहता था और उन्हें घड़े को छूने की अनुमति नहीं थी। यह अपमान उनके मन में गहरे बैठ गया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और बंबई में हुई। कठिन परिस्थितियों के बावजूद वे पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। आगे चलकर उन्होंने एल्फिंस्टोन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो उस समय दलित समाज के किसी विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1912 में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। 1913 में वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र का गहन अध्ययन किया। 1915 में उन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की और बाद में PhD भी की। उनकी शोध का विषय भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय संरचना से जुड़ा था। अमेरिका में उन्हें पहली बार सामाजिक समानता का अनुभव हुआ, जहां किसी ने उन्हें उनकी जाति से नहीं आंका। इस अनुभव ने उनके भीतर यह विश्वास और मजबूत किया कि समाज में परिवर्तन संभव है। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई ग्रेस इन से शुरू की। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें बीच में भारत लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में वे फिर इंग्लैंड गए और अपनी DSc तथा बैरिस्टर की उपाधि पूरी की। उस समय किसी दलित युवक के लिए यह उपलब्धि असाधारण थी। भारत लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य में नौकरी की, लेकिन वहां भी उन्हें जातिगत अपमान सहना पड़ा। रहने के लिए घर नहीं मिलता था, क्योंकि लोग उनकी जाति जानकर उन्हें ठहरने नहीं देते थे। यह अनुभव उनके जीवन का एक और कड़वा अध्याय था, जिसने उन्हें यह संकल्प दिलाया कि वे अपना जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित करेंगे। उन्होंने मूकनायक नामक पत्रिका की शुरुआत की, ताकि दलित समाज की आवाज को मंच मिल सके। इसके बाद बहिष्कृत भारत और जनता जैसे प्रकाशनों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक चेतना जगाई। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो समाज की बेड़ियों को तोड़ सकता है। वे कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया गया। यह केवल पानी का प्रश्न नहीं था, बल्कि सम्मान और समान अधिकार का प्रश्न था। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति का प्रतीकात्मक दहन किया, क्योंकि वे उसे सामाजिक असमानता का स्रोत मानते थे। डॉक्टर आंबेडकर ने सामाजिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। वे चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले, ताकि वे अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सके। इस मुद्दे पर उनका मतभेद महात्मा गांधी से हुआ। 1932 में पूना समझौते के माध्यम से इस विवाद का समाधान निकला, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था स्वीकार की गई। उनका संघर्ष केवल एक वर्ग के लिए नहीं था, बल्कि पूरे समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए था।
उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की भी वकालत की और श्रमिकों के हित में कई सुधार प्रस्तावित किए। वे मानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति उसके सबसे कमजोर वर्ग की स्थिति से आंकी जानी चाहिए। यह तो केवल उनके जीवन का प्रारंभिक चरण था। आगे चलकर वे भारतीय संविधान के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले थे और स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री बने। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया ताकि भविष्य का भारत सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो सके। 1930 का दशक भारत के लिए निर्णायक था। देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था। असली प्रश्न यह था कि क्या नया भारत सामाजिक रूप से भी न्यायपूर्ण होगा। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे थे। 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। इन सम्मेलनों में डॉक्टर आम्बेडकर ने दलित समाज का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज के सबसे वंचित वर्गों को समान अधिकार मिलेंगे। वे पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे ताकि दलित समाज अपनी राजनीतिक आवाज स्वयं चुन सके। इस मुद्दे पर उनका मतभेद महात्मा गांधी से हुआ, जो उस समय यरवदा जेल में थे। अंततः 1932 में पूना समझौता हुआ, जिसने आरक्षण व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। 1935 में उन्होंने घोषणा की कि वे हिंदू धर्म को त्याग देंगे क्योंकि उन्हें उसमें समानता नहीं दिखती थी। उनका यह कथन केवल धार्मिक निर्णय नहीं था, बल्कि सामाजिक विद्रोह का प्रतीक था। इसी अवधि में उन्होंने शिक्षा और संगठन को अपने आंदोलन का केंद्र बनाया। 1942 में उन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस, न्यूनतम मजदूरी और मातृत्व लाभ जैसे कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। वे केवल दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय के व्यापक विचारक थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने सबसे बड़ा कार्य था एक संविधान बनाना जो विविधताओं से भरे इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सके। डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह केवल पद नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। संविधान निर्माण का कार्य अत्यंत जटिल था। भारत भाषाओं, धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का विशाल संगम था। डॉक्टर आम्बेडकर ने विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक संतुलित दस्तावेज तैयार किया। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों को आधार बनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को वह लागू हुआ। इस संविधान ने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए और छुआछूत को अपराध घोषित किया। यह केवल कानून नहीं था, बल्कि सदियों के अन्याय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक घोषणा थी। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में डॉक्टर आम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार देने का प्रयास किया। लेकिन जब इस बिल को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, तो उन्होंने 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय उनके सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वे सत्ता से अधिक सामाजिक न्याय को महत्व देते थे। उनका राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की ताकि दलित समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। बाद में उनके विचारों से प्रेरित होकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। 1950 के दशक में उनका ध्यान बौद्ध धर्म की ओर बढ़ा। वे ऐसे धर्म की खोज में थे जो समानता और करुणा पर आधारित हो। उन्होंने लंबे अध्ययन के बाद निर्णय लिया कि बौद्ध धर्म उनके विचारों के अनुकूल है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की क्रांति थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं, जिनमें अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव का त्याग शामिल था। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। वे लिखते रहे, सोचते रहे और समाज को दिशा देते रहे। उनकी पुस्तक अनाइलेशन ऑफ कास्ट ने भारतीय समाज की जड़ों में बैठे भेदभाव को खुलकर चुनौती दी।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकेगा जब सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। बाद में 1990 में भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें केवल संविधान नहीं दिया, बल्कि आत्मसम्मान का मंत्र दिया। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है, संगठन ही शक्ति है और संघर्ष ही परिवर्तन का साधन है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। स्वतंत्र भारत को संविधान देने के बाद भी डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। वे जानते थे कि कानून बनाना एक बात है, लेकिन समाज को बदलना दूसरी। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकेगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित होगा। यदि समाज में बराबरी नहीं होगी तो संविधान की आत्मा भी कमजोर पड़ जाएगी। 1950 के दशक में उनका ध्यान धीरे धीरे आध्यात्मिक और दार्शनिक दिशा में केंद्रित होने लगा। 1935 में उन्होंने घोषणा की थी कि वे हिंदू धर्म को त्याग देंगे, क्योंकि उसमें उन्हें समानता नहीं दिखाई देती। लेकिन वे किसी ऐसे मार्ग की खोज में थे जो मानवता, तर्क और करुणा पर आधारित हो। कई वर्षों के अध्ययन और चिंतन के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। डॉक्टर आम्बेडकर ने गौतम बुद्ध के विचारों का गहराई से अध्ययन किया। वे मानते थे कि बुद्ध का धम्म समानता, तर्क, नैतिकता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। उनके लिए बौद्ध धर्म केवल पूजा पाठ का विषय नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का माध्यम था। वे चाहते थे कि दलित समाज आत्मसम्मान के साथ खड़ा हो और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। 14 अक्टूबर 1956 का दिन भारतीय इतिहास में एक नई दिशा लेकर आया। नागपुर के दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों की उपस्थिति में डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह समारोह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और समानता की घोषणा थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं, जिनमें जातिगत भेदभाव और अंधविश्वास का त्याग करने का संकल्प शामिल था। इस घटना ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का संचार किया। इस दौरान उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। मधुमेह और अन्य बीमारियों ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन उनका लेखन और चिंतन नहीं रुका। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनकी कृति द बुद्धा एंड हिज धम्मा उनके दार्शनिक दृष्टिकोण का सार है, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को आधुनिक सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तक अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट पहले ही भारतीय समाज की संरचना पर तीखा प्रहार कर चुकी थी और आज भी सामाजिक न्याय के विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन केवल दलित आंदोलन तक सीमित नहीं था। वे महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि किसी समाज की प्रगति का आकलन वहां की महिलाओं की स्थिति से किया जाना चाहिए। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार देने का प्रयास किया। यद्यपि उस समय उन्हें पूर्ण समर्थन नहीं मिला, लेकिन बाद में यही विचार भारतीय कानूनों का आधार बने। वे लोकतंत्र के सच्चे समर्थक थे, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है। यदि सामाजिक असमानता बनी रही तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यदि इनमें से एक भी कमजोर होगा तो पूरा ढांचा डगमगा जाएगा। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया, जहां लाखों लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। उनके निधन के बाद भी उनका आंदोलन रुका नहीं। उनके विचारों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की उस भावना को था जिसे उन्होंने जीवन भर जिया। आज डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और मानवाधिकारों के महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत है और संगठन सबसे बड़ा साधन है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि अन्याय चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, यदि संकल्प मजबूत हो तो परिवर्तन अवश्य संभव है।
डॉक्टर आम्बेडकर का संघर्ष केवल एक युग की कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो भेदभाव के खिलाफ खड़ा होता है, जो शिक्षा को अपना मार्ग बनाता है और जो समाज को बराबरी की दिशा में ले जाने का साहस रखता है। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं था, बल्कि एक सुविचारित वैचारिक आंदोलन था। उन्होंने जो कुछ भी किया वह गहरे अध्ययन, तर्क और अनुभव पर आधारित था। उनका संघर्ष केवल सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध नहीं था, बल्कि अन्याय की हर उस संरचना के विरुद्ध था जो मनुष्य को मनुष्य से कमतर बनाती है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी ज्ञान। उन्होंने विश्व के संविधान, अर्थशास्त्र, राजनीति और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया। वे मानते थे कि किसी भी समाज को बदलने के लिए भावनाओं से अधिक तर्क और शिक्षा की आवश्यकता होती है। उनका प्रसिद्ध मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। यह केवल नारा नहीं था, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की रणनीति थी। डॉक्टर आम्बेडकर की पुस्तक अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट भारतीय समाज की जाति व्यवस्था पर सबसे तीखा और तार्किक प्रहार है। इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जाति प्रथा केवल सामाजिक विभाजन नहीं है, बल्कि यह मानव गरिमा के विरुद्ध एक व्यवस्था है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, तब तक वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। उनकी एक और महत्वपूर्ण कृति द बुद्धा एंड हिज धम्मा है, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनके लिए बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक सुधारक और दार्शनिक थे जिन्होंने समानता और करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने हू वर द शूद्रस और दी अनटचेबल्स जैसी पुस्तकों के माध्यम से भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या की। वे मानते थे कि इतिहास को सत्ता के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि पीड़ितों के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। उनका लेखन विद्रोही जरूर था, लेकिन उसमें गहराई, शोध और प्रमाण की शक्ति थी। डॉक्टर आम्बेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण भी उतना ही मजबूत था। उन्होंने भूमि सुधार, औद्योगिकीकरण और श्रमिक अधिकारों का समर्थन किया। वे मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब आर्थिक समानता भी सुनिश्चित हो। उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना के विचारों पर भी प्रभाव डाला और वित्तीय ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत प्रगतिशील था। उन्होंने विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि यदि समाज की आधी आबादी को समान अवसर नहीं मिलेंगे, तो राष्ट्र का विकास अधूरा रहेगा। संविधान निर्माण के समय उन्होंने मौलिक अधिकारों, समान नागरिकता और सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया। उन्होंने अनुच्छेद 17 के माध्यम से छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान सुनिश्चित किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण व्यवस्था भी उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण का परिणाम थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक संतुलन स्थापित करना था। उनका लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण गहरा था। वे केवल मतदान के अधिकार को लोकतंत्र नहीं मानते थे। वे कहते थे कि लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है जिसमें पारस्परिक सम्मान और बंधुत्व आवश्यक है। यदि समाज में असमानता रहेगी, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। डॉक्टर आम्बेडकर का अंतिम चरण आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति का संगम था। नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उनका निर्णय उस विचारधारा का परिणाम था जिसमें आत्मसम्मान और समानता सर्वोपरि थे। यह कदम लाखों लोगों के लिए आत्मगौरव की नई शुरुआत बना। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। उनके विचारों से प्रेरित होकर कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन खड़े हुए। शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सड़कों और योजनाओं का नाम उनके नाम पर रखा गया, लेकिन उनका सबसे बड़ा स्मारक वह संविधान है जो आज भी भारत को दिशा देता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उस व्यक्ति के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने सामाजिक न्याय को संविधान की आत्मा बनाया। आज डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि विचार की एक जीवित धारा है। जब भी कोई छात्र शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, जब भी कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, जब भी समानता की बात होती है,
वहां डॉक्टर आम्बेडकर के विचार उपस्थित होते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जन्म परिस्थितियों को तय कर सकता है, लेकिन भविष्य को नहीं। शिक्षा, आत्मविश्वास और संघर्ष से कोई भी व्यक्ति इतिहास की दिशा बदल सकता है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सामाजिक क्रांति केवल नारों से नहीं, बल्कि ज्ञान और संगठन से आती है। डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि समानता और सम्मान पर आधारित सामाजिक अनुबंध है। जब तक समाज में अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका संदेश अधूरा रहेगा। और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर आज भी भारत की आत्मा में जीवित हैं।